नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट में दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। हे प्रभु, कैसे होगा रेल का पुनर्जन्म? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर रेल मंत्री तक कह रहे हैं कि इसमें विकास का एक विजन है। 2030 तक के विजन डॉक्यूमेंट को पेश करने की बात रेल मंत्री कह रहे हैं कि ये विजन डॉक्यूमेंट भी आएगा, रेलवे को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। और वाकई रेलवे के पुनर्जन्म करने की जरूरत है। रेलवे को मुनाफे का सौदा बनाने की जरूरत है। रेल में टेक्निकल अपग्रेडेशन करने की जरूरत है। रिजर्वेशन की प्रणाली को अपग्रेड करने की जरूरत है। प्लेटफॉर्म को साफ सुथरा करने की जरूरत है। ट्रेनों को साफ सुथरा करने की जरूरत है। इको टॉयलेट लगाने की जरूरत है। के संबंध में रेल मंत्री ने करी है। यह कैसे पहनाया जाएगा, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं पहले भी होती आई हैं। कोई नई घोषणा बहुत कम देखने को मिल रही है। ऐसे जैसे इको टॉयलेट की बात लालू यादव ने भी कही थी। उन्होंने भी कहा था कि डब्बों को आधुनिकतम रूप दिया जाएगा। आज रेल मंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम जो स्लीपर कोच के डिब्बे होते हैं, जिसमें ऊपर चढ़ने में सीढ़ियों में दिक्कत होती है, उन सीढ़ियों को अत्याधुनिक तकनीक के साथ उनको डिजाइन कराया जाएगा। अच्छी सोच है, बहुत अच्छा ख्याल है। वाईफाई की सुविधा दी जाएगी, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा ख्याल है। लेकिन इन तमाम चीजों को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कब तक इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। और इस बात पर बहस करेंगे कि जो 5 वर्ष की योजनाएं उन्होंने सुझाई हैं, उसमें 8.56 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। उसके फंड को कहां से जुटाया जाएगा? प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के नाम पर क्या रेल और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के नाम पर क्या रेलवे के ट्रेनों का नामकरण होगा? क्या प्लेटफॉर्म का नाम अंबानी प्लेटफॉर्म होगा या रिलायंस प्लेटफॉर्म होगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या ऐसा होने जा रहा है, इस संबंध में इशारा किया है, लेकिन क्या इसका खाका कैसे और किस तरफ खींचा जाएगा, इस पर भी बात होगी। हमारे साथ कई विभिन्न तबकों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी भी राय हम यहाँ पर लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, लेकिन मैं सबसे पहले अपने खास मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आरती मेहरा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है। जयवीर शेरगिल साहब, स्पोक्स पर्सन, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है। एसके विज साहब, हमारे रेलवे एक्सपर्ट, जो कि एक्स मेंबर इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। एनपी श्रीवास्तव जी, जिनको सुबह से आप हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर देख रहे थे, वो हमारे साथ मौजूद है। एक्स फाइनेंशियल कमिश्नर है रेलवे के, और कई सारे बजट दशकों से ये देखते और ड्राफ्ट करते आ रहे हैं। इनसे जरूर पूछूंगा कि इस बजट में आपको क्या नया दिखा। साथ ही साथ राज बिहारी, हमारे जाने पहचाने चेहरे, वो हमारे साथ मौजूद है। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और भाषा सिंह जी, वो भी हमारे साथ आ गई हैं। उनसे भी हम उनकी राय लेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आरती मेहरा जी। आरती मेहरा जी, ये जो प्लेटफॉर्म और गाड़ियों के प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज एक आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया बजट आया है। विकास के हर पहलू को छूते हुए। ये जो राजनीतिक बजट आया करते थे, एक साल के बजट आया करते थे, इसमें 5 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बजट है। ये आर्थिक कामधेनु से लेके, ये राजनीतिक कामधेनु से लेके आर्थिक कामधेनु की तरफ है। ये एक ऐसा बजट है जिसे लगभग मैं सुबह से सारे टीवी चैनल्स भी देख रही हूँ, एक्सपर्ट्स की राय भी सुन रही हूँ। ये और बात है, जिन्हें विरोध करना है वो तो विरोध करेंगे, और हम इनके विरोध के लिए हमेशा तैयार ही हैं। लेकिन जनरली अगर आप देखें इस बजट को 9 से 10, 8 नंबर तो मैक्सिमम मिले। ये इतना छूता हुआ बजट है आम आदमी के हर पहलू को ख्याल रखते हुए, जिसमें कोई नई ट्रेन नहीं, लेकिन हर ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके सुधार की बात की गई है। उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने की बात की गई है। पहली बार ऐसा जोड़ा गया है कि ये जो हमारा पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को हम अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देंगे। और इसमें एक चाहे वो सुधार हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो स्वच्छता हो, अब उसको सस्टेन करने के लिए आपको नए आइडियाज खोज के लाने होंगे। जिनकी जेबों में पैसा है, उनसे कैसे पैसा निकालना है, उसकी एक सोच। सुरेश प्रभु बेसिकली एक बहुत आम व्यक्ति है।
सुरेश प्रभु ने 3rd क्लास से लेके 2nd क्लास से लेके बहुत रेगुलर ट्रेवल किया है। मैंने उनके साथ तब ट्रेवल किया है जो वो 3rd ईयर में तीसरे ऊपर बैठे थे, 2nd एसी के 3rd ईयर में बैठे थे, तो उनको ये दर्द मालूम है। 3rd ईयर नहीं होता आरती जी, 3rd एसी में, 3rd एसी में, यस 3rd एसी के, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि मेरे फादर सबसे नीचे थे और मैं बीच में थी और वो ऊपर थे, और ऐसे में उनको दर्द मालूम है कि ऊपर चढ़ा कैसे जाए, और अगर किसी महिला को मिल जाए, और फिर ऐसी महिला को मिल जाए अगर वो प्रेग्नेंट है या किसी को और हेल्थ का इशू है, सीनियर सिटीजन की सोच इतना सीनियर सिटीजन को तो मिला हुआ है, 65 साल की उम्र आप डालें आपको लोअर बर्थ प्रायोरिटी में मिलती है, ये तो पुराना सिस्टम है। तो कितनी चीजें हैं, नहीं भी तो कितनी चीजें उसमें डाली गई हैं। अगर हम आपके वैक्यूम टॉयलेट्स की बात करें, वैक्यूम टॉयलेट की बात तो लालू जी करके गए थे, आज तक नहीं बना पाए, उन्होंने सिर्फ आज तक नहीं बना पाए। 674 प्रोजेक्ट्स थे, उसमें से सिर्फ 317 पूरे हुए। एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन ये एक रियलिस्टिक बजट है और इसको रियल में लोग होते हुए देखेंगे। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को अगर देखें, लालू जी का बिहार देख लें और नरेंद्र मोदी जी का गुजरात देख लें, 15 साल में उन्होंने क्या करके दिखाया, तब वो आज वहां पहुंचे जहां आज वो है, जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरते हुए। इसी तरह से सुरेश प्रभु अपेक्षाओं का बजट दिया और उनको रियलिस्टिक उसको एक साल में तो आपने पुराने रेल मंत्री को हटा दिया, सदानंद गौड़ा। बहुत जल्दी हटाया ना जी, एक साल बहुत जल्दी हटाया ना जी, एक साल में नहीं हटाया, उससे भी बहुत पहले हटा दिया। उससे दूसरा रेल बजट भी नहीं दे रहे थे आपको। नहीं, उससे भी इसलिए कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी परफॉर्म नहीं, उनको लॉ मिनिस्ट्री दी है। सुरेश प्रभु जी का जो एक विजडम हमने उनको रिवर्स को जोड़ने का भी जब नदियों को जोड़ने का पूरा प्रोजेक्ट था जो अटल जी ने, देखिए सड़कों के जाल बिछाने की बात सबने की, देश का आज हम गर्व से कहते हैं 50% नेशनल हाईवे का अगर ये विस्तार अगर किसी के समय पे हुआ है, किसी की सोच से हुआ है, किसी की संवेदनशीलता से हुआ है, आज हम रेल की बात करें। रेल भी इसी तरह से होगा, क्योंकि रेल नरेंद्र मोदी जी के सपनों का वो रेल है जिसमें वो 2 साल में भारत में बुलेट ट्रेन भगाते हुए दिखाएंगे। 2 साल में? 2 साल। लेकिन आज मनोज सिन्हा ने बोला कोई डेडलाइन नहीं है बुलेट ट्रेन। नहीं, हम आपको 2 साल कह रहे हैं, क्योंकि अंदर जी जब भी पिछले 7 महीने चाहे नरेंद्र मोदी हों, हमारे रेलवे मिनिस्टर हों, कोई भी बीजेपी नेता को सुनता हूं ऐसे वादे करते जुमला याद आ जाता है, पक गई हैं आदतें, बातों से सर होगा नहीं, कुछ तो हंगामा करो ऐसे गुजर होगा नहीं। बिल्कुल ही निराशाजनक, वास्तविकता से परे, ख्याली पुलाव का बजट है। प्रधानमंत्री ने आज एक ही बात ठीक की, ये एक ड्रीम बजट है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ख्यालों में ही चलेगा, ख्यालों में ही पूरा हो जाएगा। और उसके 3-4 स्पष्ट कारण मैं अब आपको देता हूं। इन्होंने कहा हम किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, बल्कि कम होना चाहिए था। क्रूड ऑयल अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राइसेस पे 50% प्राइसेस गिर गई हैं, डीजल 10 से 15 रुपए कम हो गया, उसका फायदा नहीं पहुंचा। 60 साल में कितनी बार इन्होंने आरती जी, मैंने आपको टोका नहीं, थोड़ा धैर्य रखिए। उसके बाद जून में 14.2% इन्होंने बढ़ा दिया था ट्रेन का किराया, 6.5% फ्रेट का, जिससे इनको 8,000 करोड़ का फायदा हुआ। उसका इन्होंने कस्टमर्स को क्या फायदा दिया, इसका कोई जिक्र नहीं। दूसरा, आपने अपनी डिबेट बहुत ही अच्छे टॉपिक से शुरू की। आज हम सब जानते हैं, बात बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, कि आज रेलवे आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसका रिवाइवल कैसे करेंगे? इन्होंने डीके मित्तल कमेटी रिपोर्ट बनाई, उसका जिक्र नहीं किया। इनकी कमेटी थी कि कैसे पैसा आएगा। 355 प्रोजेक्ट्स हैं, 11 नेशनल प्रोजेक्ट्स, जिनको पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा चाहिए। वो कैसे पूरा करेंगे, कोई जिक्र नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ट्रेन की बात की कि बिजली पे चलेंगे, एक सुहाना सपना दिखा दिया कि इस साल हम 6000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होगी। 7 महीने में सिर्फ 462 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है। तो 460 जो इनकी सरकार ने की है 7 महीने में, उसको 6000 तक कैसे लेके जाएंगे 1 साल में, पता नहीं। बुलेट ट्रेन की 100 करोड़ फीजिबिलिटी रिपोर्ट की बात हुई, आज तक वो रिपोर्ट का एक पन्ना किसी ने बोला 6 महीने में आ जाएगी।
बोला 6 महीने। मैं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ट्रेन तो बहुत दूर की बात है। मैं तो पन्ने जो उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि चलो वो भी देख लेंगे। उसके साथ इन्होंने कह दिया उसी ट्रैक पे 12 तरह की ट्रैक पे नहीं उसी स्पीड के हिसाब से ट्रेन चलेंगी। बहुत अच्छी। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, इन्होंने कहा हमने स्पेशल एलोकेशन की है। जुलाई में बहुत डिंके की चोट पे इन्होंने कहा था कि पहली बार इतिहास में हुआ है कि 54% ज्यादा एलोकेशन नॉर्थ ईस्ट को की गई है, 21 नई ट्रेनें चलेंगी। उस 7 महीने में क्या हुआ और आज कह दिया कोई नई ट्रेन ही नहीं चलेगी। तो जो इन्होंने वादे किए हैं, फ्रेट कॉरिडोर की बात कर लेता हूं। इन्होंने कहा कि 67% अर्निंग हमारी फ्रेट कॉरिडोर से, सबको पता है। जब फ्रेट कॉरिडोर का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 22,000 करोड़ उसका बजट था, आज उसका बजट 80,000 करोड़ पे पहुंच गया है। 2016 तक 17 तक भी वो पूरा होता नहीं दिखता। किस बिना पे पूरा करेंगे? डायमंड क्वाड्रिलैटरल नेटवर्क की बात की थी, दिल्ली मुंबई इन बड़े शहरों को कनेक्ट करेंगे 7 महीने में, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई। 8.5 लाख करोड़ इन्होंने कहा है हम 5 साल में इन्वेस्ट करेंगे। इस साल का बजट अगर मैं ठीक जानता हूं 1,11,000 कुछ करोड़ है, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 लाख करोड़ बनता है। जब बजट ही 6 लाख करोड़ है, 8.5 लाख करोड़ आएगा कहां से? तो मैं देखिए कुछ अच्छी बातें भी है, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया, चेन्नई फैसिलिटी में 200 किलोमीटर पर आवर पे कोचेस चलेंगे, जो यात्री की आराम की बात की गई। आखिरी बात कहूंगा, महिला सुरक्षा पे बहुत फोकस रखा गया, ये ऐप आएगी वो आएगी। जुलाई में सदानंद गौड़ा जी ने कहा 4,000 महिलाएं रेलवे पुलिस फोर्स में रिक्रूट की जाएंगी, हर कोच पे एक महिला कांस्टेबल होगी। आज कुछ जिक्र ही नहीं है उस 4,000 की फोर्स का क्या हुआ। सब कुछ इनका जो ये वादे, हम चाहते ही ये वादे पूरे हों, पर उनको एक जो इन्होंने जुलाई में वादे किए थे उसकी नजर से देखा जाए। और आज एक परंपरा भी तोड़ी गई है, जब भी बजट अनाउंस किया जाता है तो आपको आपकी पिछली प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर की जाती है, हमने ये किया वो किया। वो परंपरा ही टूट गई इस बारी, कुछ उस बारे जिक्र ही नहीं हुआ जैसे कि इनकी सरकार पिछले महीने आई हो। तो वादे बहुत अच्छे हैं पर उनका पूरा करने के लिए एक एक्शन प्लान होना चाहिए। हमें अपेक्षा थी कि एक रियलिस्टिक बजट आएगा, अचीवेबल बजट आएगा जिसका कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचेगा, वो नहीं हुआ। फिर से 5 साल 7 साल पर जो इमीडिएट लॉसेज हैं, आज फिर मैं सब्जेक्ट टू करेक्शन, मेरे ख्याल लॉस 22,000 करोड़ है इस बार। इस साल का रेलवे का लॉस 22,000 करोड़ टच कर गया है, पर उसको कैसे रोका जाएगा उसके बारे कोई बात ही नहीं। बिल्कुल सुरक्षा की बात की थी, एक सुरक्षा तो हम आएंगे जय, सुरक्षा पर हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर, जो बात करी हमने 8,56,000 करोड़ की, 8.56 लाख करोड़, वो कहां से आए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं किसी राजनीतिक वार्तालाप में नहीं फंसना चाहता। कम से कम इस बजट को हमको ये मानना पड़ेगा कि ये लीक से कैसे, क्योंकि अब तक जो भी रेल मंत्री होते थे, जैसे आज के मेरे भाषण में भी रेल मंत्री महोदय ने कहा कि होता था कि आप पैसेंजर जाना चाहता है चेन्नई पहुंच जाता है, वो कोलकाता, तो होता ये था कि राजनीतिक रूप से इसको बंगाल के लिए या बिहार के लिए कुछ देना होगा। अब इस बजट के अंदर ऐसा कोई विशेष राजनीतिक कोई आभास नहीं मिला। दूसरी चीज, हर बार ये होती है कि नई रेलगाड़ियों का अनाउंसमेंट हो जाता है, उसको नए चलाने में साल भर लग जाता है, बहुत समय तक साल भर में भी नहीं पूरा कर पाते। जो भी एमपी लोकसभा के अंदर आवाज उठाता है उसके लिए कोई न कोई प्रोजेक्ट या कहीं रेल का रुकावट या कहीं रेल के लिए नई गाड़ी ये हो जाती, ये कम से कम इसमें नहीं है। तो इसलिए मैं इसको बजट को एक कंसोलिडेशन वाला बजट बोलूंगा, और विजन है पर केवल 5 साल के लिए दिखाई है उन्होंने। 2030 सर मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आपके ऑडियो के साथ दिक्कत जारी है। मैं पहले ऑडियंस के पास चलूंगा। पूजा 1 मिनट माइक लेकर जाइए ऑडियंस के पास। सबसे पहले वहां पीछे की रो में भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, उनके पास पहुंचिए। भाई साहब छोटा रखिएगा अपना कमेंट, छोटा रखिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी पॉलिटिकल स्टैंड की बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात की बात नहीं है। रेल बजट हुआ है आम जनता के लिए। अभी तक जो भी बजट में जो हुआ है वो रेल के लिए हुआ है, आम जनता के लिए कुछ भी नहीं हुआ है। आम जनता के लिए जब भी होता, आम जनता जो है वो सरकार से और रेल से ये उपेक्षा रखती है कि हमें अपने सही जगह पर हम पहुंच जाए।
जो 60 दिन पहले का जो वेटिंग टिकट दिया जाता है, पैसे पूरा लिया जाता है सीट देने के वादा करके, लेकिन वो 60 दिन में उसको टिकट का पहले ये कहा जाता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ जी, आप जाओ या मत जाओ, आप जो मत करो, हम आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो सरकार से हमारा कंफर्म टिकट कब मिलेगा? आरती जी, मैं इस सवाल पर आऊंगा। रेल यात्री को प्रॉब्लम क्या क्या होती है? यहाँ पर कोई कुछ बोलना चाहता है? महिलाओं में आपको क्या दिक्कत होती है मैडम? एक रेल यात्रा करते हुए आपको क्या दिक्कत होती है? जैसे कि बताया उन्होंने कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब ऊपर की सीट मिल जाती है तो उसमें चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चाहे हम कितनी बार हम अपने मेल में डालें कि हमें नीचे की चाहिए, बीइंग ए लेडी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको नीचे की सीट मिल जाए। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। फिर सफाई की प्रॉब्लम है, बाथरूम इतने गंदे होते हैं। तो जो बजट आया है उसमें अच्छा है, पानी नहीं होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, पानी नहीं होता है। तो अच्छा है कि अगर ये बजट जो आया है उसमें ये सब चीजें ठीक करी जाएं। ठीक करी जाएं। उधर अंकल कुछ बोलना चाहते हैं? मैं रेलवे सुरक्षा के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे समाज का सबसे निचला तबका अनारक्षित डिब्बों में चलता है, और वो जब रवाना होते हैं तो रेलवे पुलिस के सिपाही और हिजड़े और भिखारी, पता नहीं कितने असामाजिक तत्व उसमें उनके साथ लूट खसोट करते हैं। जो आदमी नहीं देता उससे जबरदस्ती पैसा छीनते हुए मैंने देखा है। इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। बिल्कुल, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहले आरती जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि रेलवे का सफर कितना बदमजा होता है एक इंसान के लिए। सबसे पहले वो टिकट के लिए संघर्ष करता है, और मैं जयवीर आप दोनों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सबसे पहले इंसान टिकट के लिए संघर्ष करता है, उसको कंफर्म टिकट नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल लगती है। अब तो रेल मंत्री जी ने और मुश्किल कर दिया, क्योंकि अब तो 4 महीने पहले टिकट खुल जाएंगे, और 4 महीने पहले टिकट खुलेंगे तो दलालों की पौबारा होगी। क्योंकि हमारे यहाँ इतनी प्लान्ड यात्रा कोई नहीं करता कि 4 महीने पहले आप अपनी प्लान कर लेते हैं क्या? यात्रा नहीं करते ना। देखिए, पूरी पब्लिक कह रही है कि 4 महीने पहले वो यात्रा नहीं प्लान करते, तो दलाल पूरे टिकट ले जाएंगे और 2 महीने तक सबके सब टिकट वेटिंग में चले जाएंगे। आज भी वेटिंग में चले जाते हैं, जैसे ही ट्रेन खुलती है तो फिर जब जाते हैं तो कुली परेशान करते हैं। रेलवे स्टेशन पर जैसे ही उतरते हैं फिर कुली परेशान करते हैं। आप फिर लंबी लाइन लगाइए, क्योंकि अगर जहां पर भी स्कैनर काम कर रहे हैं, वैसे सफदरजंग का स्कैनर काम नहीं कर रहा है, हम अभी देखते हुए आ रहे हैं। सुबह भी दोपहर में जब शो करने आया था तब भी स्कैनर काम नहीं कर रहा था। स्कैनर अगर है तो वहां पर लंबी लाइनें हैं, क्योंकि एक ही स्कैनर लगा हुआ है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मेन गेट पे। वहां पे लंबी लाइनें लग जाती है। आप वहां पर मिनटों संघर्ष करिए, घंटों संघर्ष करिए। अच्छी बात है, सीसीटीवी लगे हैं, स्कैनर्स लगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां पर एक सिस्टम बनना चाहिए। उसके बाद आदमी ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में उसको गंदगी मिलती है, उसको जो हॉकर्स मिलते हैं, उसको जैसा भाई साहब ने कहा हिजड़े मिलते हैं जो जबरदस्ती पैसा वसूली करते हैं, उसको आरएएफ के जवान मिलते हैं, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के, वो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, खासकर स्लीपर और जनरल कोच के अंदर। उसके बाद जब उतरता है फिर कुली से टकराता है वो, और फिर उसके साथ ऑटो वाले जबरदस्त शुल्क वसूल करते हैं। ये एक और दिक्कत है। तो मुझे बताइए, इतनी बजमजा ट्रेन की जो सफर है उसको कैसे सुधार दिया जाएगा? इस कल्चर को कैसे सुधारा जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। 60 साल का पका हुआ कल्चर, 60 साल में जिस तरह से खोखला किया हुआ और सिस्टम को इतना खराब किया हुआ, उसको ठीक करने में थोड़ा टाइम तो दीपक जी देंगे ना। ये लीक से हटके ही नहीं, ये ऐतिहासिक बजट दिया है। और ये एक ऐसा, अभी आप जरा बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है, इन्होंने एक बात की, हंगामे पे इन्होंने एक शेर कहा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष का सिर्फ और सिर्फ मतलब हंगामा खड़ा करना है, बात कुछ भी हो इन्हें नेगेटिव कहना है। नॉर्थ ईस्ट पे इन्होंने कहा अरुणाचल प्रदेश, अभी प्रधानमंत्री जी हमारे गए, हमारा अभिन्न अंग है, वो उसकी जो भूमि है वो हमारी है। उस पे चाइना ने अपना रुख कड़ा, जिस तरीके से रुख किया, हमने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश की ट्रेन वहां पे शुरू कर दी। देखिए, बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हैं टूरिज्म के लिए, टूरिज्म से रिलेटेड प्लेसेस के लिए। ये जो बजट था, इसमें कम से कम 20,000 लोगों की जो एडवाइस है, जो चिट्ठियां हैं, जो उनके सुझाव आए हैं, उनके बेसिस पे ये बनाया गया है। और आपको एक और बता दूं, सुरेश प्रभु जी इतने फ्लेक्सिबल इंसान हैं कि अगर किसी भी चीज में अपनी ही क्रिएट की किसी भी चीज में कमी पाएंगे तो वो इमीडिएटली उसको ठीक भी करेंगे।
फोन से बुकिंग, स्मार्टफोन से बुकिंग और आपके डेबिट के बिना कार्ड के बुकिंग, फिर उसके बाद फाटक पे चौकीदार न हो उसका सिस्टम, सारे आरओबीज आरयूबीज को हटाने का जितनी पूरी सोच जो उन्होंने करके इस बजट को बनाया है, मुझे ऐसा लगता है रेलवे के अच्छे दिन आ गए, रेलवे से जुड़े हुए सभी लोगों के अच्छे दिन आ गए। और देखिए, आप हमसे हिसाब मांगिए, क्योंकि ये बड़ी चीजें हैं, जिस प्रोजेक्शंस है उनको करने में समय लगता है। आज आप एक घर बनाते हैं तो उसको शुरू करके पूरा करने में 12 महीने लगते हैं। ये तो देश का इतना बड़ा रेलवे, भारतीय रेल है, तो इसको बनाने में थोड़ा लोग समय कह रहे हैं कि लगेगा। केजरीवाल ने तो 11 दिन पे कर दिया, बिजली हाफ कर दी और पानी मुफ्त कर दिया। बिल्कुल देखो, बिल्कुल, लोग ताली भी बजा रहे हैं। नहीं, ठीक है, ताली भी बजा रहे हैं लोग। आपने सब्सिडी देके जिस तरीके से, अब आप आगे देखिए, हम भी आपको दिखाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया गुजरात का, मैं आपको मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल देती हूँ, जहां पे 7 लाख हेक्टेयर जमीन कल्टीवेशन की थी, उसको 22 लाख हेक्टेयर किया, लेकिन 2 दिन में तो नहीं किया, उसको 7 से 8 सालों में किया। इसी तरह से रेल के लिए 6,000 करोड़ का पीपीपी लाने का प्लानिंग है। 12,000 करोड़, 18,000 करोड़ मॉडल फेल हो गया, सब जानते हैं। नहीं, देखिए, 10 साल से करने आज का तक तरीका कुछ नहीं फेल हुआ, पुराने आज लोगों तक के कुछ नहीं करने आया के तरीके फेल हुए। क्विकली, क्योंकि मुझे विज साहब और श्रीवास्तव साहब से बात करनी। सिर्फ 2 बातें कहूंगा संक्षेप में। सबसे पहले कि भारतीय जनता पार्टी की एक आदत बन गई है, जब भी अपनी कोई नाकामी छुपानी होती है उसको 60 साल से जोड़ देते हैं। मेरा 60 साल में देश तो बहुत बुरे हाल में गया ना। 1 मिनट, थोड़ा धैर्य रखिए। आपका ये हाल हुआ। मैंने अपना शुरू में ओपनिंग रिमार्क कहा था कि क्या कारण है कि आज परंपरा तोड़ी गई है कि आपने अपने 7 महीने की प्रोग्रेस के बारे कुछ कहा ही नहीं। दूसरा, बहुत ऐसे बयान दिए गए हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। आपने वाईफाई कहा, कई ऐसे सेक्टर हैं जहां वाईफाई ऑलरेडी चल रहा है, कौन सा नहीं। दूसरा, चार्जर इन जनरल कंपार्टमेंट, चार्जर आपने कहा पहली बारी, चार्जर इन जनरल कंपार्टमेंट की बात की, फोन चार्जर 3 साल से वो भी चल रहे हैं, इन्होंने सिर्फ लॉन्च किया। तीसरा, शताब्दी ने कहा, हमने कहा हम सारी ट्रेन में करेंगे, आपने शताब्दी में किया। ट्रेन की आवाज बहुत आ रही है, कोई बात नहीं, हमारी आवाज पहुंच रही है। तीसरा इन्होंने कहा, दीपक जी, सबसे बड़ा ऑपरेशनलाइजेशन रेशियो पहली बार हुआ है कि 9 साल में 88% है, और ये आज तक की बेस्ट है। 63-64 में 73% थी, लालू जी के दौरान 77.8% थी। तो ये कहां से आंकड़ा आ गया कि पहली बार 88.8% है। तो देखिए आरती जी, कोई लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कि बजट हम नहीं चाहते बजट फेल हो। मैं चाहता हूं कि एक तरकीब हो, कब, कैसे, कहां से पैसे आएंगे, वो एक चैनल हो ताकि लोगों की आशाएं एक वास्तविकता में देखी जाएं। वो चाहते हैं अगर डीजल 10-15 रुपए कम हुए तो ट्रेन का भाड़ा कम क्यों नहीं हुआ। अगर आपने बायो टॉयलेट्स की बात की है, वो क्यों नहीं हुआ। अगर आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो 4,000 महिलाओं को, आपने कहा ना 22,000 का घाटा कैसे पूरा करेंगे, 22,000 का घाटा भी ऐसे ही पूरा करेंगे। 7 महीने की बात कर रहा हूँ, 60 साल बहुत लंबा। आप एक भी महिला क्यों नहीं दिख रही। तो मैं चाहता हूँ हर एक अच्छा प्लान अच्छा है, पर उसको पूरा करने की तरकीब और नियत होनी चाहिए। वो बजट से मिसिंग है, मेरी बात। वो बजट से मिसिंग है। मैं आऊंगा आरती जी, आपको लगता है एक ही बात कहना चाहूंगी, जो इन्होंने ये कही कि आपने चार्जर हम पहले भी थे, वाईफाई हम पहले, अरे हमने 400 किए। आप चार्जर सिर्फ राजधानी में देते थे चार्जिंग की फैसिलिटी, हम सारी ट्रेनों में और जनरल कंपार्टमेंट में भी देते थे, स्लीपर में भी देते थे, तो हमने ज्यादा हर ट्रेन में जनरल उसमें भी देने की अच्छा खाना तो सभी खाएंगे, अब बुरा खाना कौन क्यों। अब आप हालत देखिए ना आपकी ट्रेन की। आपने अभी कल ही सब टीवी चैनल दिखा रहे थे कि वहाँ पे किस हश्र में एक जो बिल्कुल, अब बीजेपी सरकार आ गई और क्या हश्र होगा अभी। अब आप देखिए आने वाले विज साहब, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो 8,56,000 करोड़ है, जो लॉन्ग टर्म योजना है, इसके लिए पैसा कैसे जनरेट होगा। देखिए अभी जो पहले साल में 1,11,000 करोड़ है, पहले साल का प्लान है अबाउट 1 लाख करोड़ का, कंपेयर टू लास्ट ईयर 63,000, इंक्रीज ऑफ 52%। जनरल जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उसमें 33% इंक्रीज है। तो और उसके अलावा पीपीपी से जो एक्सपेक्टेशन है वो 6,000 करोड़ की है। इंटरनल रेवेन्यू जो है 17,500 करोड़ के हैं। तो ये चीज जो सोची गई है, अब ये चीज जो सोची गई है, आप इसके बारे में, ये टास्क डिफिकल्ट है, इस टास्क की परफॉर्मेंस मांगिए, पर ये टास्क की इंटेंट अच्छी है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रियल प्रॉब्लम का हुआ है कि रेलवे की कैपेसिटी नहीं है, आदमी को सीट नहीं मिलती है क्योंकि ट्रेनें और चलनी चाहिए,
24 से 26 कोच तो कर लेंगे, पर ट्रेन 2 और नहीं डाल पाएंगे। अगर ट्रेनें इस बारी नहीं अनाउंस की गई तो रेलवे मैन के नाते मैं कहूंगा पिछले 10 सालों में जो हर साल 100 ट्रेनें की गई वो भी कैपेसिटी ले नहीं सकती थी, जबरदस्ती की गई। रेलवे वालों को फोर्स किया गया कि आप करिए। आपको याद होगा अमृतसर की शताब्दी के लिए गुजराल साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो थोड़ा रेजिस्टेंस आपको याद आया होगा कि लोगों ने किया था, रेलवे वालों ने। तो सिमिलरली अनवायबल प्रोजेक्ट्स को पिछले बजट में जुलाई में रोक दिया गया, इस बारी भी बिल्कुल बात नहीं है। तो उनको ठंडे बस्ते में डाल देना अनवायबल प्रोजेक्ट्स को, और कैपेसिटी जनरेशन के लिए डबलिंग किया जाए, ट्रिपलिंग किया जाए कि इंटेंट तो है, परफॉर्मेंस होगी, एक्सपेक्टेड है, बट इट इज अ चैलेंज। यू आर फिक्सिंग ए टॉल ऑर्डर, बट टास्किंग करके तो आप उस तरफ चलेंगे तो सही। इस साल 1 लाख करोड़ है, पर आप 6 लाख करोड़ क्यों मानते हैं? हर साल कोई 1 लाख या 1,10,000 नहीं होगा, 1 लाख का 2.25 लाख भी हो जाएगा लास्ट ईयर में। तो वो 8,56,000 का इंटेंट गलत नहीं है, पर अचीवमेंट कितनी हो पाएगी वो एक अलग बात है। रेलवे में वेस्टेजेस हैं, रेलवे की वेस्टेजेस को रोकना। ऑफकोर्स कुछ वेस्टेजेस इस तरह की हैं, ट्रेनें जबरदस्ती चला देना, जो ट्रेन ट्रैफिक कैरी नहीं कर पा रहे, रेलवे का फ्रेट शेयर कम होता जा रहा है, नुकसान हो रहा है। रेलवे का फ्रेट टैरिफ जो है इंडेक्स वर्ल्ड में शायद हाईएस्ट है या सेकंड हाईएस्ट है। हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं पैसेंजर्स को अप टू 30,000 करोड़। मैं तो चाहता हूं, पब्लिक तैयार थी, 5-6% पैसेंजर किराया बढ़ जाता, पब्लिक नहीं इसके अगेंस्ट बोलती, कोई हर्जा नहीं था। जहां तक डीजल की प्राइस के फॉल के बारे में कहा जाता है, फ्यूल कंपोनेंट एक इंडेक्स है, उसमें बिजली भी है, उसमें डीजल भी है, तो बिजली का क्या खर्चा बढ़ गया। रेलवे को सबसे महंगी बिजली मिलती है, 650 रुपया पर यूनिट की, तो वो कॉमन जो कमर्शियल रेट के अलावा बिजली रेलवे को नहीं मिल पाती है। तो उससे जो इंडेक्सेशन से जो भी कोई फर्क होगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूं रेलवे पास ऑन करेगी, बट नहीं करती है तो वो मेरे को शायद ठीक नहीं कहना होगा। बट फ्रेट में कुछ इंक्रीज किया उन्होंने, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, कोल में। अब ये कमोडिटीज में उन्होंने सोचा है, क्योंकि कुछ रेवेन्यूज अर्न करने हैं। पिछले 5 साल में नेट रेवेन्यूज जो हैं रेलवे के मिले नहीं, रेलवे को बारो करके एम्प्लॉइज को बोनस देना पड़ा। उस हालत से तो निकलना है, अब उस हालत से नहीं, चाहे देश को पैसा देना है, चाहे रेलवे को इंटरनल जनरेशन करनी है, या अच्छे पार्टनरशिप ढूंढने हैं, ये काम तो करना ही है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। रेलवे के ग्रोथ से ही देश का ग्रोथ है, और रेलवे अगर चौक है तो आपकी हाईवे जो नई बना दी, चाहे पिछले वाजपेयी साहब की वजह से बनी है, जिसकी वजह से बनी, वो भी चौक होने में टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, वो भी चौक। सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल कि रेलवे का एक बड़ा पोर्शन मनी जो है वो सैलरीज में चला जाता है, क्योंकि रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। जहां तक वर्क फोर्स की बात आती है, लगभग 13,07,000 कर्मचारी वहां पर काम करते हैं। 2017 के अंदर आकर 7th पे कमीशन ड्यू हो जाएगा। आपको नहीं लगता कि फिर से एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ रेलवे पर पड़ने वाला है, और उससे कैसे कोप अप करें? देखिए, ये एक बड़ी भारी विषम समस्या है, इसके बारे में कोई चर्चा इस बजट के अंदर नहीं हुई है, क्योंकि हम केवल 2015-16 के बारे में कर रहे हैं, और जो 7th पे कमीशन है उसकी रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। पिछले 3 पे कमीशंस का असर ये रहा है कि जब भी पे कमीशन 10 बरस बाद आया है, उसने पिछले 3-4 साल के एरियर्स की वजह से जो स्टाफ का खर्चा है वो 50% एक साल में बढ़ा दिया। उसका नतीजा ये होता है कि उसको समेटते समेटते अगले 5 साल लग जाते हैं। ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है ये 80 से बढ़ के 95, 98, 97 हो जाता है। तो इसके लिए पिछली बार यही कहा गया था कि अब जो पे कमीशन के लिए आप प्रोविजन हर साल करना शुरू कर दीजिए, इसके लिए कहीं तस्करा नहीं। बट आपने 8.5 लाख की बात कही, मैं केवल उस पर फिर वापस आना चाहता हूं, क्योंकि 2009 के अंदर ममता बनर्जी के टाइम में एक विजन स्टेटमेंट 2020 का 2020 तक की बात कही गई थी। उसमें कहा गया था कि 14 लाख करोड़ रुपया
हमको अगले 10 साल में चाहिए। इसके मतलब 1,40,000 करोड़ हर साल चाहिए। अभी हम उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर 1,10,000 की भी बात करें, उसमें से ज्यादा पैसे की बात हो रही थी, हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ले आएंगे। अब मोदी की सरकार के अंदर एक नया एफडीआई का एलिमेंट आ गया है रेलवे के अंदर। समस्या ये है कि पिछले 5 साल में पीपीपी के लिए 40,000 करोड़ का प्रावधान था, पर केवल 862 करोड़ रुपया उसके अंदर आया है। अब आप किस तरीके से इस पीपीपी को ज्यादा आकर्षक बना सकते हैं, क्योंकि जब तक कि प्राइवेट वाले आदमी को रेलवे के प्रोजेक्ट में मुनाफा नहीं होगा तो वो पैसा बेवकूफ नहीं के लगाएगा। सही बोल रहे हैं। क्यों लगाएगा वो घाटे का सौदा तो करने वाला नहीं। अब आप आइए कि आपने कहा कि मैं हाई स्पीड कॉरिडोर में, टेक्नोलॉजी में, या वैगन मैन्युफैक्चर में, या कोच मैन्युफैक्चर में, या बुलेट ट्रेन में मैं एफडीआई लाऊंगा। तो एफडीआई में भी लाने के लिए आपको प्रोजेक्ट को आकर्षक बनाना पड़ेगा। इसके लिए कुछ एक रोड मैप इसके अंदर हमको मिलता तो हमें लगता कि हाँ 5 साल नहीं 10 साल। बात की डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, तो मैं इसके अंदर समझता हूं कि सबसे बड़ी जो एक प्रोजेक्ट इस समय रेलवे के फायदे की है, वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट करी जाए। इसके लिए भी अगर हमको रोड मैप होता तो अच्छा होता। अब मैं जो अभी शेरगिल साहब ने कहा, मैं बता देना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबित रही है। 2005 में लालू प्रसाद जी के टाइम में ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुई थी और कहा गया था 2011-12 में ये पूरी कर ली जाएगी 11th प्लान के अंदर। अभी आप समझिए 2015-16 का तो ये बजट पेश हुआ है, अभी भी 17, 18, 19 में तो ये सभी सरकारों के ऊपर, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, ये केवल आप क्या अपने प्रोजेक्ट्स में किन पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं, किन पर जोर देना चाहते हैं, किन पर ज्यादा पैसा देना चाहते हैं। मगर अगर आप इस वक्त 1,43,000 करोड़ के प्रोजेक्ट लंबित हैं, और अगर आप जो सर्वे हो चुके हैं उनको देखें तो करीब करीब 5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट। बिल्कुल। तो इतने के लिए पैसा आपके पास है नहीं, तो आप उसको और फैला देते रहते। अभी हमारे बजट के अंदर सन 74-75 की प्रोजेक्ट भी लंबित है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंसोलिडेशन के लिए ये जरूरी है कि हम कहें, हम हॉलिडे कर दें कि भाई हम ये प्रोजेक्ट जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है उनको हम नहीं करेंगे, जो रेलवे के लिए या जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है उनको हम पहले बिल्कुल करेंगे। ठीक बात बोली आपने, ठीक बात बोली। भाषा सिंह जी, आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि अपेक्षाएं जितनी थी उस पर खरा नहीं उतरा है। इसकी 2-3 वजह हैं। नंबर 2 मिनट बाद, जैसे स्वच्छ भारत को लेकर इतनी बातचीत थी, और जो बातचीत हुई, और आप लोगों को जानकारी होगी कि एक केस भी चल रहा है जिसमें बायो टॉयलेट्स को लेकर और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पटरियों पर हो रही है उस पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस है, जिसमें रेलवे ने खुद कहा था कि वो टाइम बाउंड ढंग से तमाम बायो टॉयलेट्स इंट्रोड्यूस करेगी। इस रेलवे बजट में सिर्फ 7,000 बायो टॉयलेट्स का प्रोविजन है जिसमें कन्वर्जन कराएंगे, जबकि 1 लाख से ऊपर कोचेस हैं। यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं और लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है। तो जब तक ऐसी जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं उनके ऊपर बहुत कम बात, जो सुरक्षा को लेकर अभी पिछले दिनों जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं उनके किस तरह से रोका जाएगा, किस तरह से जो नई टेक्नोलॉजी और नए कोचेस की बात थी उसके बारे में आपने मेक इन इंडिया की बात की, लेकिन कोई टाइम बाउंड चीज नहीं है कि किस तरह से आएगा। एंटी कोलिजन डिवाइस के बारे में पिछले तमाम बजटों में लगातार बातें हो रही थी, वो सिरे से गायब है, खाली एक उसका क्लॉज भर जिक्र है। और मुझे लगता है कि जो सुरक्षा का एक बहुत बेसिक इशू है कि इतनी बड़े पैमाने पे जो यहाँ पर अभी भी पोस्ट रिक्त हैं, और वो पोस्ट बहुत अहम पोस्ट रिक्त हैं, लगातार तमाम एक्सपर्ट्स इस पे अपनी राय भी देते रहे हैं। तमाम कमेटियां जो रेलवे ने खुद बनाई हैं उनका भी मानना है कि इतनी बड़े पैमाने पे इतनी रिक्त पोस्टों का होना रेलवे की सुरक्षा के लिए घातक है, लेकिन उसके बारे में कोई टाइम बाउंड दशा दिशा के बारे में कोई चर्चा नहीं है। और दूसरी चीज, जो फ्रेट में एडजस्टमेंट के जरिए 10% के करीब जिसका जिक्र अभी आया है,
बढ़ाया गया है, उसका इन जनरल लोगों पे कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। जो इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने की बातें तमाम हो रही थी लंबे समय से, मुझे लगता है उसमें बहुत ही एक सुलझे हुए राजनीतिक के तौर पे रेल मंत्री ने उसको बैकडोर से इन्फ्लेशन को एंट्री दी है रेल बजट में, जिसका असर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें दिखाई देगा। और तीसरी जो अपेक्षा थी, जिसको आप भी लगातार बोल रहे हैं, कि टिकट मिलना चाहिए, बैठने की जगह मिलनी चाहिए, साफ पानी मिलना चाहिए। मेडिकल काउंसिल्स लगातार कह रही हैं कि फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए, एम्बुलेंस होना चाहिए, जो तमाम पैसेंजर को बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए। बाकी आप बुलेट ट्रेन को देश की जरूरत है कि नहीं, इस पे बहस हम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो यात्री चल रहा है उसके पास साफ शौचालय, साफ पानी, साफ सुरक्षा हो और वो सुरक्षित पहुंच जाए, एक्सिल ना टूटे उसका, जो जिस ट्रेन में सफर कर रहा है। उस दिशा में एक बढ़ा हुआ कदम रेलवे में इस बजट में नहीं दिखाई दे रहा था। और ये उम्मीद की जा रही थी जबकि कि कम से कम जो बुनियादी चीजें हैं, जिसको बार बार लोग बोल रहे हैं कि आम आदमी है, तो वो आम आदमी की जो कंसर्न्स है वो सिर्फ 2 डिब्बे बढ़ाने से होंगे कि नहीं, मुझे इसमें गहरा संदेह है। मेरा ये मानना है। राज बिहारी जी, क्विकली आप कितने नंबर देंगे? इसी से अभी नंबर तो पता नहीं, मैं कोई बजट ही समझ नहीं आ रहा मेरे को। सवाल ये है मेरा कि हम अभी जो रोजाना बताते हैं कि 14,300 ट्रेन चलती हैं, जिनमें लगभग 2 करोड़ 10 लाख लोग अभी सफर करते हैं डेली, और उसको रेल मंत्री रोजाना 3 करोड़ का करने की बात है। ट्रेन आप एक बढ़ाएंगे नहीं, और जो डिब्बे बढ़ाएंगे वो भी एक ट्रेन से हटा के दूसरे ट्रेन में आप डिब्बे जोड़ देंगे। तो जो बाकी आप 90 लाख रोजाना जो यात्री आप बैठाएंगे ट्रेन में, वो क्या छत पर बैठ के जाएंगे या वो पायदान पे सफर करेंगे, ये बड़ा सवाल है। इसलिए मैं नंबर देने का मेरा समझ नहीं आ रहा नंबर में किस बात पे दूं इस बजट में। आरती जी, 27 मिलियन से 31 मिलियन करने का है, ट्रैक्स को 6700 किलोमीटर और बढ़ाने का है, और हर ट्रेन में बोगीज को बढ़ाने का है, और प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत और सुंदर और साफ सुथरा, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 17,000 बायो टॉयलेट्स की बात है, जो अभी शायद 7,000 का के मुंह में गिरा है। 17,000 बायो टॉयलेट से काम हो जाएगा क्या? करेंगे ना दीपक, बताइए। शुरुआत है, आपको लगता है? शुरुआत तो करेंगे, दादाजी बोल रहे हैं शुरुआत है। हाँ, तो शुरुआत तो करेंगे ना। आप ऐसे है शुरुआत हर चीज नहीं, लालू जी ने तो 8 साल पहले बोला। हाँ, लालू जी ने क्या कितने किया, बायो आपकी सरकारों ने क्या किया, लेकिन अब सवाल ये है मेरा हमें सवाल तो अभी था कि 90 लाख लोग रोजाना जो आप कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य है कि 90 लाख हम और ले जाएंगे बिल्कुल यात्रियों को, वो बिना ट्रेन बढ़ाए कैसे आप ले जाएंगे? देखिए, उसमें जो बोगीज को और उसको हर ट्रेन में बड़ा करने के लिए कहा है कि बोगीज बढ़ाने की भी एक सीमा है। 2 बोगी से ज्यादा अभी जो प्रेजेंट बोगियां चल रही हैं, उन बोगियों को आप कितना बढ़ा सकेंगे? ये जो आपकी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं वो भी बताती हैं कि 2 से ज्यादा अभी जितनी प्रेजेंट बोगियां हैं उसमें से 2 से ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। वो ऑलरेडी आप बढ़ाते हैं जब त्योहार का समय आता है, जब विशेष अवसर आते हैं, और वो भी दूसरी ट्रेनों से। बोगियों की भयानक संकट है। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, और अरे बोगियां तो पहले से इंडिया में बनती है आरती जी। पीपीपी मॉडल गुजरात में, बोगियां तो इंडिया में ही बनती है, रायबरेली में भी कोई फैक्ट्री है, बन रही है ना, गुजरात में भी बन रही है। तो मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, गुजरात के बाहर भी बन रही है। शक्ति प्रबल हो, जब इच्छा शक्ति। आप एक बात देखिए कि 67 में दिल्ली सरकार ने सबसे पहले सोचा कि मेट्रो चलनी चाहिए दिल्ली में। आते आते कब हुआ? ये प्रबल शक्ति थी मदन लाल खुराना में, वो जाके घूम के आए, फाइनली जाके जापान वाले को जीरो डाउन किया। उसके बाद में जीरो डाउन करने के बाद दिल्ली में जब मेट्रो को लेके आए, जो उसका बजट था जापानी गवर्नमेंट का, इसमें जो फंडिंग का हमें सपोर्ट मिली, जो भारत सरकार की सपोर्ट मिली, वो मेरी सरकार में मिली। सोच थी ना, आज तक उसका काम चल रहा है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कैंपेन थोड़ी है, रेलवे बजट की बात हो रही है। और उसी मदन लाल खुराना को आपने, उन्हीं मदन लाल खुराना को अपना फैसला दे दिया है, अपनी इंटेंशन बता रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ जयवीर जी, उन्हीं मदन लाल खुराना जी को इन्होंने बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। उन्हीं मदन लाल खुराना को आपने बेइज्जत करके मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बेइज्जत क्यों किया यार? अनमैन्ड है, अनमैन्ड जो जितने रेलवे फाटक हैं उनके बारे में जो प्रावधान किया गया है, उससे किस तरह से दुर्घटना रोकी जा सकती है, इस पे भी बड़ा संदेह है।
क्योंकि जो जितनी अभी तक कमेटियां आई हैं, रेलवे ने शीर्ष स्तर पे जो कमेटी बैठाई है, उसमें खाली ये कहा गया है कि वहां पे अनाउंसमेंट कराएंगे और उस अनाउंसमेंट से लोग रुक जाएंगे कि वो पटरी पे नहीं जाएं, क्योंकि अभी तुरंत जितनी भी पिछले 5 सालों में रिकमेंडेशंस आई थी उसमें था कि अच्छा जी विश्व भर में हो रहा है, विश्व कोई चीज को युद्ध अनमैन्ड को पिछले 8 महीने में जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं अनमैन्ड। हम कौन सी सदी में है और आज भी फाटक में हम जाके रुक जाते हैं क्योंकि आपने आरओबी आरयूबी इसका ही निर्माण नहीं किया। दिल्ली में जब मैं महापौर थी मैंने 18 को सैंक्शन लालू जी के पास जाके इसी बजट करा के लाई। इंटेंशन हो, प्रबल इच्छा शक्ति हो, ये प्रबल इच्छा शक्ति का बजट है, ऐतिहासिक बजट है, इसके एक एक कदम आपको दिखाई देने शुरू होंगे। यही प्रबल इच्छा शक्ति थी, इसलिए सदानंद गौड़ा को हटा दिया आपने। नहीं तो और बेहतर को लेके आए और उन्हें उनकी जगह जहां पे वो और बेहतर सिद्ध हो रहे उन्हें उधर रखा। बहुत बेहतर। तीन बातें कहना चाहूंगा जो इन्होंने कहा। 3 ऐसे पहलू थे मुझे लगता है डिस्कस नहीं हो जिनकी हमें अपेक्षा थी, और खास करके रेवेन्यू की बात हो रही है। 3 सरचार्ज लगाए गए हैं नए। 10% सरचार्ज लगाया गया है फ्रेट पर, 27% सरचार्ज लगाया हॉलेज चार्ज जिसे कहा जाता है, 67% हमारा रेवेन्यू फ्रेट से आता है। अगर ये 27% 10% लग गया है, मुझे लगता है कोई भी जो फ्रेट कॉरिडोर या अपना यूज कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा डेटरेंट है, पहला। दूसरा, एक अपेक्षा थी कि आरपीएफ को मल्टी ज्यूरिसडिक्शन में एफआईआर रजिस्टर करने की पावर दी जाए कि ट्रेन चलती ट्रेन में कोई हादसा हो जाता है उसी वक्त एफआईआर होगी, ताकि ये बहाना न मिले कि हादसा दिल्ली में हुआ, पंजाब में एफआईआर क्यों हो रही है, जम्मू में जाके अरेस्ट हो रहा है, उसके बारे कोई जिक्र नहीं किया। तीसरा, जो आपने कमर्शियलाइजेशन की बात की, बहुत बड़ा सवाल है। 8500 स्टेशन है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन कमर्शियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब किस कीमत पे? क्या वो ट्रेन कोका कोला एक्सप्रेस, हल्दीराम एक्सप्रेस कहलाई जाएगी? 8500 स्टेशन है, तो प्राइवेटाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी के चक्कर में 8500 स्टेशन को इक्वल अटेंशन मिलेगी कि नहीं? रसगुल्ला एक्सप्रेस कहलाएगी। इक्वल अटेंशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तीसरा, जैसे इन्होंने सुरक्षा की बात की, एक काकोडकर कमेटी बनी थी जिन्होंने कई अच्छी रिकमेंडेशन दी एंटी कल्यूजन डिवाइसेस की। उन्होंने कहा जो हमारे कोचेज हैं उनको एक स्टैंडर्ड होता है, लिंकमैन हॉफमैन बॉश स्टैंडर्ड कहा जाता है, उसके हिसाब से उसको अंदर लाया जाए। तो काकोडकर कमेटी का भी कोई जिक्र नहीं हुआ। तो जो सुरक्षा और कमर्शियलाइजेशन को लेके एक हाथ से दे दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया, जब मैंने आपको ये सरचार्ज का जो फॉर्मूला बताया, तो इसको मुझे लगता है कहीं बैलेंस करना चाहिए था। बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। और आरती जी का मैं ध्यान दिलाऊंगा, महिला सुरक्षा के लिए आरपीएफ की 4000 महिला कांस्टेबल भर्ती करने का ऐलान किया था सदानंद गौड़ा जी ने। उस वादे का क्या हुआ? क्योंकि इनकी सरकार कंटिन्यूटी में चल रही है। ये सवाल जरूर पूछूंगा मैं आरती जी से ब्रेक के बाद। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेल बजट की और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। आरती जी, सीधा सवाल, महिला सुरक्षा के लिए आरपीएफ की 4000 महिला कांस्टेबल नियुक्त होंगी, सदानंद गौड़ा जी ने कहा था, नियुक्ति हुई? उस पे तो वर्किंग चल रही है, लेकिन 182 हेल्पलाइन नंबर, 138 आम यात्रियों की कंप्लेंट से संबंधित हेल्पलाइन नंबर को शुरू कर दिया गया है। तो महिला सुरक्षा और जनरल सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए बजट को बनाया गया है। दीपक जी, एक बात नहीं, कितने हेल्पलाइन नंबर है मुझे बताइए। लेकिन ये घटना रुक गई क्या? नहीं, हेल्पलाइन नंबर्स आपको मदद तो करते हैं ना जी। हेल्पलाइन नंबर्स नंबर मदद करते हैं। एक 100 नंबर आज पूजा आप अभी 100 नंबर मिलाइए। मैडम, हमारी कम से कम नहीं तो ट्रेन में इतनी चोरियां हो चुकी कि मेरे हस्बैंड की शर्ट तक उठा के ले गए और उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं देता। मोबाइल सब चीजें अटैच ही की पूरी। इवन वहां पे वेटिंग रूम जो होते हैं आपके, वहां पे जो क्या डॉर्मेट्रीज वगैरह होती है, उनके लॉकर से सामान निकाल के ले गए हैं। नहीं, वो ये बात जरूर है कि उस टाइम बीजेपी सरकार नहीं थी। तो हम ये उम्मीद रखेंगे कि अब बीजेपी सरकार आई है। सालों का ये जो बिगड़ा हुआ सिस्टम है उसकी कायाकल्प करने में, उस तो कल्चर को बदलने में 99 से 2004 में ट्रेन में कोई चोरी नहीं। आरती जी ये कह रहे हैं
आरती जी, ये कहा कि 99 से लेकर 2004 तक ट्रेन में कोई चोरी नहीं हुई। आप ये आंकड़ा बता रहे हैं। 98 से 2004 में ट्रेन में कोई चोरी नहीं हुई। मैं तो आपके कल्चर जो ट्रेन भी हवा में उड़ रही होगी तब तो 98 से 2006 में ट्रेन भी पटरी पे नहीं होगी। पटरी पे ही चल रही है। पटरियों को ही बढ़ाना है, पटरियों को ही सुदृढ़ करना है, पटरियों को ही साफ करना है और आम पब्लिक के लिए उसको तैयार करना क्या है। सिर्फ कैमरा अभियान चलेगा कि सही में साफ होंगी? जैसे आपके नेता आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, गंद खुद फेंकेंगे पटरियों पे, खुद ही उठा के ले जाएंगे। गंद में क्या ये होगा कि असलियत में काम होगा? ये बताइए। देखिए, आप भी जानते हैं, आपके नेता भी खुद कहते हैं कि सफाई में विजिबल डिफरेंस नजर आने लगा। ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। दीपक जी, गुजरात में लेकिन सच्चाई है कि लोग सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। गुजरात में रेलवे स्टेशन देख लीजिए नई दिल्ली का। आप एक मिनट आप अपने घर की बात कीजिए। आपके चहेते गुजरात की साबरमती क्लीनिंग एक्सप्रेस की बात, क्लीनिंग की बात चलती है। वहां पे एक अहमदाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है, बिल्कुल अहमदाबाद के अंदर। हिंदुस्तान में मैक्सिमम एफ्लुएंट जो वाटर कहते हैं वो इस एरिया का कहते हैं। सिर्फ वो एरिया जहां पब्लिक शाम को टहलने आती है और जहां फोटो खिंचती है वो साफ है। स्वच्छ भारत बहुत अच्छी चीज है, पर उसको अगर अच्छी नीयत से किया जाए, केवल कैमरा अभियान से न किया गया। आज 15 साल हो गए, साबरमती क्यों नहीं साफ हुई? आप ये बताइए। आपकी नदियां, आप कंपटीशन नहीं है आप में। आप बताइए साबरमती साहब, गंगा क्लिनिक सुप्रीम कोर्ट ने गंगा क्लिनिक सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ऑर्डर दिया है कि गंगा इस 100 साल में साफ होगी कि नहीं होगी? आप सरकार को बताइए। पिछले महीने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 60 साल तो आपकी जिम्मेदारी। मोदी जी ने कहा था मुझे, मोदी जी ने सब कहा था, मोदी जी ने कहा था फट। वो तो 15 लाख भी आ गए, 15 लाख भी आ गए एक साल में। कहाँ है मेरे 15 लाख? 5 साल तो बहुत दूर की बात है। आप पहले काला धन का 15 लाख बताइए ना। काला हर वादा 5 साल 10 साल। आप एक SIT नहीं बना सके, हमने SIT बना के सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। अपने फैक्ट रखिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपको भेज दूंगा। बीजेपी ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेडलाइन है, बनाओ। दीपक जी, इस पे इनकी क्लैरिटी कर दीजिए। ये बड़ी खुशफहमी और गलतफहमी में रह रहे हैं। मैं आपको ऑर्डर भेज दूंगा। आज ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको भी ऑर्डर किया था। आपकी सरकार क्यों SIT नहीं बना सकी? क्योंकि हमारी स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स ऑलरेडी थी। क्यों हमने अगले दिन ही बता दी? ये नियत वाली सरकार है, तो देश की नियत सिर्फ फोटो खिंचाने की है। काम कब करेंगे? अच्छी होगी। सिर्फ कैमरा अभियान है। कैमरे की दुनिया से बाहर तो जाइए। ये आपका नहीं है, नियत वाला है। 60 साल वाला कांग्रेस नहीं है ये। हमें तो करने दीजिए। आपने तो फोटो खिंचा ली बहुत। आपका क्लोजिंग कमेंट, आप रेलवे पे पत्रिका निकालते, बताइए आपका क्लोजिंग कमेंट क्या है? देखिए दीपक जी, आपने शो के शुरू में कहा था कि क्या अडानी और अंबानी का होगा? अरबों और करोड़ों जो घोटाले हुए हैं, 10 लाख का सूट हमारा लीडर नहीं डालता। 10 लाख का सूट हमारा लीडर नहीं डालता है। 10 लाख का सूट कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप से न परवाह है? 10 लाख का सूट पूरा देश देख चुका है। और मेरा ये लीडर है जो उसे 4.5 करोड़ में उसको ऑक्शन करके देश के विकास में लगाता है। आपका लीडर नहीं है जो 1-1 करोड़ की घड़ी पहनता है। ये बजट ऐसा बजट है, 8 लाख की आती है। रेल बजट तो आम आदमी के लिए होता है, तो इसमें आम आदमी तो गायब है। पहली बात, इस बजट में हाँ 4.5 करोड़ में गया वो, और देश के हित में आया। और 10 से 12 हजार जल्दी से मुझे वाइंड अप करना है। इनको अगले 5 साल में दिल्ली खंबा नोचे। अब ये हार गए। दिल्ली के ये सब बातें दिल्ली के लोग सुन चुके हैं। अच्छा, उनका मुझे इतनी देर में अपनी 90% सीटें खो चुके हैं। ये सब बातें ये सुन चुके हैं। अब रेलवे बजट की बात कीजिए। रेलवे बजट की बात कीजिए। दीपक जी, ये बजट एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में मोदी जी के लिए पेश किया। सुरेश प्रभु, हम वापस आएंगे, आपके भरोसे से वापस आएंगे। हम आएंगे आपके भरोसे से वापस। भरोसा खो चुके, देखो लोग कैसे। ये बजट सुरेश प्रभु ने अपने मोदी गवर्नमेंट के लिए खुश करने के लिए किया था। पहली बात, इसे ये बजट में आम आदमी को कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन अगले 5 साल में आपको जरूर दिखाई पड़ेगा अंबानी स्टेशन, अडानी स्टेशन। लेकिन ये अच्छे दिन वाला बजट है। जैसे बजट में सबकी चर्चा हुई है, लेकिन रेलवे एम्प्लॉय की चर्चा नहीं हुई इस बार।
हर बार हम लोग चर्चा करते थे तो एम्प्लॉय के बारे में बात होती थी। कूली इसमें गायब है, कूली आपका रीढ़ है, तो रेलवे का कई सारे कंपोनेंट्स इस बार गायब है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन अफसोस मेरे पास वक्त इतना है। आरती जी और जयवीर जी कुछ ज्यादा भिड़ लिए थे ज्ञानेंद्र भाई, इसलिए मैं आपको वक्त कम दे पाऊंगा, माफ कीजिएगा, वक्त इतना ही है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।